दो मैट्रिक्स समान कब कहे जाएंगे, ये सब बातें हम कर चुके हैं, ठीक है। उसके बाद एक कदम आगे बढ़ाते हैं और मैट्रिक्स में अब हम आ जाते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पे। मतलब दो अवयव आपको दे रखे हैं, दो अवयवों का गुणनफल हमें ज्ञात करना है, क्लियर। तो दो अवयवों का गुणनफल ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, मतलब एक अवयव ए है एक अवयव बी है, उनका योगफल घटाओ वो सब तो बहुत इजी था। उसके बाद गुणनफल के लिए कुछ कंडीशन होती है, मतलब दो अवयव ए और बी को हमेशा उनका गुणनफल प्राप्त नहीं किया जा सकता, या दो अवयवों का गुणनफल सदैव परिभाषित नहीं होता, उसके लिए कंडीशन होती है। तो सबसे पहले तो लिखना जरूरी है आपको उसकी कंडीशन, ठीक है। तो कंडीशन याद होनी चाहिए, मतलब सब जब भी दो अवयवों का आपको गुणनफल ज्ञात करना है तो पहली चीज क्या करनी पड़ेगी, आपको उसकी कंडीशन चेक करनी पड़ेगी कि ये गुणनफल परिभाषित भी है या नहीं है, ठीक है। अगर परिभाषित होगा तो फिर हम उनका गुणनफल ज्ञात करेंगे, ठीक। तो गुणनफल के लिए कंडीशन क्या है, जो भी पहला वाला आपका मैट्रिक्स है, सपोज मैट्रिक्स ए, इसमें स्तंभों की संख्या है, वैसे ही लिख लेते हैं। कंडीशन क्या है, कंडीशन है कि फर्स्ट वाली मैट्रिक्स में, मैट्रिक्स मतलब अवयव अब तो समझ चुके हैं ना, तो फर्स्ट मैट्रिक्स में स्तंभों की संख्या, तो फर्स्ट वाली मैट्रिक्स में जो स्तंभों की संख्या है ये बराबर होनी चाहिए सेकंड वाली मैट्रिक्स में पंक्तियों की संख्या की। ये कंडीशन अगर पूरी हो रही है तो ही ए से बी का प्रोडक्ट, मतलब ए और बी का गुणनफल परिभाषित होगा, अदरवाइज परिभाषित नहीं होगा। मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं हम कि अगर अवयव ए ले लिया एक, ठीक है, मैट्रिक्स ए ले रखी है, इस मैट्रिक्स ए का जो ऑर्डर है सपोज एम इंटू एन ऑर्डर की मैट्रिक्स ए है, और दूसरी मैट्रिक्स बी है मेरे पास, मैट्रिक्स बी अगर ए बी परिभाषित होना है तो क्या बोल रहे हैं हम, इसमें जो स्तंभों की संख्या, स्तंभ कितने हैं, एन, तो इधर बी मैट्रिक्स में पंक्तियों की संख्या एन ही होनी चाहिए, एन के अलावा कोई भी दूसरा नंबर यहां आता है तो ये ए बी का गुणनफल परिभाषित नहीं होगा। तो इधर कुछ सपोज एन इंटू पी मान ली इसकी कोटि, ठीक है, तो इसका ऑर्डर हो गया एम इंटू एन और इसका बी का ऑर्डर कितना है, एन इंटू पी। तो साफ साफ दिख रहा है इधर जो स्तंभों की संख्या है वो इधर पंक्तियों की संख्या के बराबर है, ये एन और एन समान है, क्लियर। तो ए में स्तंभों की संख्या बराबर बी में पंक्तियों की संख्या के अगर है तो इन दोनों के गुणनफल से, इन दोनों को जब गुणा किया जाएगा तो ए और बी के गुणनफल से जो मैट्रिक्स, जो अवयव आपको प्राप्त होता है ए बी अवयव, ये ए बी का जो ऑर्डर होगा, ए बी का ऑर्डर क्या मिलने वाला है, जो बचे हुए हैं, इस साइड एम बचा हुआ है, इस साइड पी बचा हुआ है, ठीक है, तो इसका ऑर्डर मिल जाएगा आपको एम इंटू पी। ये बात समझ में आई। ए एक एम इंटू एन कोटि का अवयव है, बी एक एन इंटू पी कोटि का अवयव है, तो ए और बी का गुणनफल परिभाषित है क्योंकि ए के स्तंभों की संख्या बराबर बी के पंक्तियों की संख्या है, और जो रिजल्टेंट ए बी मैट्रिक्स आपको मिलता है, इस ए बी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर मिलेगा वो क्या मिल जाएगा, एम इंटू पी मिल जाएगा। तो पहली चीज मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए, उम्मीद है बहुत अच्छे से ये चीज समझ में आ चुकी होगी, क्लियर। हाँ, तो आगे होगी कब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड है, और अगर मल्टीप्लाई कर लिया तो ए बी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या मिलेगा। अब सपोज ए एम इंटू एन ऑर्डर का मैट्रिक्स है और बी एन इंटू पी ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ए बी तो परिभाषित है जिसका ऑर्डर एम इंटू पी मिलेगा, क्या इसमें बी ए भी परिभाषित है क्या। अगर मैं बी को ए से मल्टीप्लाई करना चाहूं, मतलब बी मैट्रिक्स को मैंने पहले लिख दिया, बी किस ऑर्डर का मैट्रिक्स है, बी की कोटि है एन इंटू पी, क्लियर। ए किस ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ए की कोटि दे रखी है एम इंटू एन। कंडीशन क्या है भाई, कंडीशन तो सीधी सी है ना कि इसमें स्तंभों की संख्या और इसमें पंक्तियों की संख्या बराबर होनी चाहिए, तो क्या बराबर है क्या, या पी है और या एम दोनों असमान है, दोनों अलग अलग है, तो क्या बोलेंगे, बी ए परिभाषित होगा क्या, तो क्या बोलेंगे हम, ए बी परिभाषित है जिसका ऑर्डर एम इंटू पी है, परंतु बी ए तो परिभाषित ही नहीं है। ये बात समझ में आई, बी ए परिभाषित नहीं होगा। हाँ, तो ये है बिल्कुल मुद्दे की बात, ये आपको याद रखनी है। ए से बी का प्रोडक्ट, ए से बी का मल्टीप्लिकेशन संभव है, कब संभव है, जब ए में इधर कॉलम, बी में रोज के, मतलब इधर स्तंभ उधर पंक्तियों के बराबर है, रिजल्टेंट मिलता है एम इंटू पी ऑर्डर का। परंतु ए बी अगर परिभाषित है तो ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि उस प्रोडक्ट के लिए बी ए बी परिभाषित होगा। ए बी, ए को बी से मल्टीप्लाई कर रहे हो वो परिभाषित है, बट बी को ए से मल्टीप्लाई करोगे वो परिभाषित ही नहीं है, वो हम यहां देख चुके हैं। तो ए बी परिभाषित होने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होगा कि बी ए भी परिभाषित होगा। तो मतलब जब परिभाषित ही नहीं हो रहा है तो हम बोल सकते हैं ना कि ए बी बराबर बी होने की भी कोई गारंटी नहीं है,
हो सकता है कभी कभी हो भी जाए, कुछ ऐसा मिल जाए आपको, परंतु जनरली ए बी बराबर बी ए नहीं होता। वो चीज भी यहीं से पता लग रही है कि ए बी तो परिभाषित भी है, बट इसी केस में बी ए परिभाषित ही नहीं है। और जब परिभाषित ही नहीं है तो होने की गारंटी क्या है? जब होने की गारंटी नहीं है तो बराबर होने की भी हम कोई गारंटी नहीं दे सकते। क्लियर है? तो ए बी बराबर बी होगा, इसकी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में कोई गारंटी नहीं होती। क्लियर? तो पहली ये बात की हमने, प्रतिबंध की, कंडीशन की कि दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन मतलब दो अवयवों का गुणनफल परिभाषित कब होगा। क्लियर? अब अगर परिभाषित हो गया, चलिए परिभाषित कर लिया, ए बी परिभाषित है, बी ए परिभाषित नहीं है, इसकी बातचीत हमने कर ली। चलिए परिभाषित तो हो गया, वो तो समझ में आ गया। करेंगे कैसे? एक मैट्रिक्स को दूसरी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है। दो मैट्रिक्स का गुणनफल कैसे परफॉर्म करते हैं? तो परफॉर्म करने का जो मेथड होगा, यहाँ मेथड नोट कर लीजिए। दो अवयवों के गुणनफल के लिए मेथड क्या होता है? मेथड होता है रो टू कॉलम। रो से किसको मल्टीप्लाई करना है आपको? कॉलम को। आ रही है बात समझ में? पंक्ति से स्तंभ को मल्टीप्लाई किया जाता है। कैसे करेंगे देख लेते हैं। जैसे यहां कोई मैट्रिक्स ले ली मैंने, ये ले लेता हूं 2 3 5 6 7 8 7 -1, ये ले ली, ज्यादा बड़े नंबर नहीं लेते हैं। हाँ, किस ऑर्डर का मैट्रिक्स हुआ है? 3 पंक्तियां और 2 स्तंभ, मतलब 3 × 2 ऑर्डर का है। क्लियर? हाँ, इसका अगर मल्टीप्लाई करना है किसी मैट्रिक्स के साथ तो उसके ऑर्डर में कंडीशन क्या है? इधर स्तंभ कितने हैं? 2, तो उधर पंक्तियां कितनी होनी चाहिए? एग्जैक्टली 2, ना 2 से ज्यादा ना 2 से कम। क्लियर? तो इधर अगर कोई मैट्रिक्स लिखना है तो इधर मैट्रिक्स कैसे लिखूंगा? ऐसे लिख दूंगा ए बी सी डी, ये लिख दिया। कितनी पंक्तियां हैं? 2। स्तंभ कितने हैं? 2। चलेगा? इधर स्तंभों की संख्या 2, इधर पंक्तियों की संख्या 2, मतलब ये दोनों सेम सेम हो गए 2 2, मतलब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन तो डिफाइंड है। जो भी मैट्रिक्स मिलेगा इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन, उसका ऑर्डर क्या होगा वो भी समझ में आ रहा होगा। क्या रहेगा उसका ऑर्डर? वो होगा 3 × 2 कोटि का। क्लियर? तो 3 × 2 का रिजल्टेंट मैट्रिक्स बनने वाला है, तो यही बना लू क्या? मतलब 3 पंक्तियां मिलने वाली है और 2 स्तंभ मिलने वाले हैं। ये क्लियर? तो 3 पंक्तियां और 2 स्तंभ का इस तरह का कोई मैट्रिक्स बनेगा 3 × 2 का। ये समझ में आ गई? अब क्या लिखना है इसमें? अवयव ही लिखना है ना, तो लिख देते हैं। तो 3 × 2 ऑर्डर का होगा, अवयव लिखते हैं। हाँ, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करते कैसे हैं ध्यान से समझ लेना, क्योंकि ये चीज समझ में नहीं आई तो आगे का चैप्टर पूरा उड़ जाएगा। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है? कंडीशन बस यही होती है, रो टू कॉलम। ठीक, मेथड यही होता है। क्या करना है आपको? रो टू कॉलम मतलब सबसे पहले पकड़ना है आपको रो नंबर 1 को, पहली पंक्ति को। ठीक है, पहली पंक्ति को पकड़ लिया। पहली पंक्ति का सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे कॉलम नंबर 1 से, मतलब दूसरे मैट्रिक्स के पहले स्तंभ से। फिर इधर की पहली पंक्ति को कॉलम नंबर 2 से, फिर पहली पंक्ति को कॉलम नंबर 3 से। ये बात समझ में आई? तो R1 को पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से, फिर पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ से। जब तक इधर सारे स्तंभ कंप्लीट ना हो जाए तब तक R2 का नंबर नहीं ले सकते आप। R1 का सारे स्तंभों से मल्टीप्लिकेशन कर लिया, फिर आएगा R2 का नंबर, रो नंबर 2 का। ठीक है, तो अब दूसरी पंक्ति को पहले कॉलम से, फिर दूसरे कॉलम से, फिर तीसरी पंक्ति को उठाओगे, तीसरी पंक्ति को पहले कॉलम से, दूसरे कॉलम से। तो रो टू कॉलम आपको करना है, पहले R1 को सारे स्तंभों से, फिर R2 को सारे स्तंभों से, फिर R3 को सारे स्तंभों से। तो ये होगा तरीका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का। कैसे करेंगे? पहले R1 को पकड़ रहा हूं मैं, तो इधर R1 में क्या है? 2 और 3, तो R1 और इधर C1, तो C1 क्या है? A और C, तो ये 2 मल्टीप्लाई होगा A से, यहां लिखूंगा 2A, फिर ये 3 मल्टीप्लाई होगा, मतलब इधर रो और इधर कॉलम चलेगा। तो इधर 2A से होगा 3C से, तो 2A + 3C, ये आ जाएगा। हाँ, सेकंड एलिमेंट के लिए पहला इधर पहली पंक्ति, इधर दूसरा कॉलम। ठीक, तो क्या बनेगा? 2B + 3D। समझ में आ रही है? तो ये बन जाएगा 2B + 3D, ये आ गया सेकंड एलिमेंट। क्लियर? अब जब पहली पंक्ति को दोनों स्तंभों से मल्टीप्लाई कर चुके हैं, उसके बाद आएंगे हम दूसरी पंक्ति पे। तो दूसरी पंक्ति में इधर क्या है? 5 6, तो 5 6 को इधर पहले स्तंभ से, मतलब A और C से मल्टीप्लाई करना है, तो 5A + 6C, ये लिख दूंगा 5A + 6C, यही आने वाला है। फिर दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ से, तो 5B + 6D, ये मिल गया। फिर नंबर आएगा तीसरी पंक्ति का R3 का, तो R3 को C1 से, फिर R3 को C2 से, ऐसे ही करना है सारा काम। तो R3 को मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं C1 से, क्या मिलेगा? 7A - C, ये बात समझ में आई? 7A - C मिल गया। फिर R3 को इधर C2 से, तो यहां से क्या मिल गया? 7B - D, तो यहां लिख दूंगा 7B - D। तो मिल गया साफ साफ ऑर्डर, 3 पंक्तियां 2 स्तंभ, मतलब ऑर्डर कितना मिल रहा है आपको? 3 × 2 का ऑर्डर मिल गया। क्लियर? तो ये तरीका होगा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का। रो को सारे कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, पहले R1 को,
फिर R2 को सारे कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, फिर R3 को सारे कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। क्लियर? तो R2 C चलेगा, रो टू कॉलम चलेगा, पंक्ति टू स्तंभ चलेगा। पंक्ति से पहले एक एक करके सारे स्तंभों को मल्टीप्लाई करोगे, अपने आप आपको जिस ऑर्डर का रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिलना है 3 into 2 का, वो प्राप्त हो जाएगा। तो समझ में आ गया मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। तो सबसे पहला काम तो वही है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चंस की आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए कि या दो मैट्रिक्स कोई भी मिले उसे मल्टीप्लाई करने में हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए, मल्टीप्लाई आपसे फटाफट हो जाना चाहिए और विद एक्यूरेसी बिल्कुल सही सही मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए। क्लियर? कर लोगे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, हो जाएंगे इस तरह के क्वेश्चन। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जब भी दिया जाए सबसे पहले तो आपको देखना है ये परिभाषित भी है या नहीं है। अगर परिभाषित है तो उसके बाद मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करेंगे कैसे, रो टू कॉलम प्रोसीजर से करेंगे। क्लियर? यह आ गया आपका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस। इसके बाद एक छोटी सी बात और करते हैं, मतलब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कर लोगे आप, दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई, वैसे एक आध प्रैक्टिस और करनी है तो कर लेते हैं। सपोज यहां ले लेता हूं मैं, एक 3 into 3 का ले लिया मैट्रिक्स मैंने, कर ले कुछ नंबर ही, दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है। ये ले लिया मैंने 1 2 3 -1 0 -2 3 -3 0। ये एक मैट्रिक्स है, इसको मुझे मल्टीप्लाई करना है आपको। इस मैट्रिक्स को ऑर्डर क्या है 3 into 3, तो इधर क्या कंडीशन होगी, मतलब जिस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है उसमें इधर स्तंभ 3 है तो इधर पंक्तियां 3 होना जरूरी है। ठीक है, चाहे आप स्तंभ एक ही ले लो वो भी चलेगा, बट पंक्तियां 3 होना कंपलसरी है। ठीक है, तो 3 पंक्तियों वाला कोई ये ले लिया मैंने, यहां ले लेता हूं 5 -3 2। ऑर्डर क्या हुआ इसका 3 into 1। हाँ, तो इधर स्तंभों की संख्या 3 और इधर पंक्तियों की संख्या 3 बराबर है, मतलब इनका मल्टीप्लिकेशन परिभाषित है। ठीक, परिभाषित है और जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आपको मिलने वाला है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा 3 into 1। ये भी बात समझ में आ रही है, मतलब 3 into 1 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स मिलने वाला है। 3 into 1 मतलब ऐसा ही मिलेगा जिसमें केवल एक स्तंभ होगा। ठीक, हाँ, तो कैसा मैट्रिक्स मिलने वाला है चलिए बात करते हैं। हाँ, तो क्या करना है मुझे, R1 को स्तंभों से, तो जब एक ही स्तंभ है तो एक स्तंभ से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो इधर रो नंबर 1 को कॉलम नंबर 1 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो 1 into 5 5 -6 +6, कितना आ गया आंसर 5। क्लियर? फिर नंबर आ गया, रो एक ही स्तंभ है ना, दूसरा स्तंभ होता तो दूसरे स्तंभ के साथ मल्टीप्लाई करके यहां लिखता, तीसरा स्तंभ होता तो उसके साथ मल्टीप्लाई करके यहां लिखता। क्लियर? बट यहां एक ही स्तंभ है तो एक ही अवयव आएगा। फिर सेकंड पंक्ति को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, क्या आएगा -5 + 0 -4, -5 -4 कितना प्राप्त हुआ -9। क्लियर? फिर तीसरी पंक्ति को मल्टीप्लाई कर देता हूं, क्या मिल जाएगा 15 + 9 + 0, तो 15 + 9 कितना हो जाता है 24। ये प्राप्त हो गया आपको 3 into 1 का रिजल्टेंट मैट्रिक्स, मतलब इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन। क्लियर है? तो कहीं भी दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना है, तो गुणा करने में तो कोई शक आपको होना ही नहीं चाहिए, बहुत आसानी से आप दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो। प्रोसीजर बस रो टू कॉलम याद रखना है, कंडीशन याद रखनी है, पहली मैट्रिक्स में स्तंभों की संख्या बराबर दूसरी मैट्रिक्स में पंक्तियों की संख्या होनी चाहिए। ठीक, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आपका हो जाएगा आसानी से कंप्लीट। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के बाद तीसरी चीज जो आती है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में, वो आपको याद रखनी है इसकी प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज मतलब गुणधर्म। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की जो प्रॉपर्टीज है, पहली प्रॉपर्टी क्लियर है, कहीं ए बी अगर परिभाषित है तो बी ए परिभाषित होना जरूरी नहीं है, मतलब ए बी नॉट इक्वल टू बी ए। जनरली ऐसा होता है, हमेशा होगा ये नहीं बोल रहा हूं, बट हम डायरेक्ट ये भी नहीं बोल सकते कि ए बी बराबर बी ए हमेशा होता है। हो भी सकता है, कभी कभी ए बी बराबर बी ए होता भी है, ये भी मैं साफ साफ बोल देता हूँ। हाँ, तो बट जनरली ऐसा ही होता है कि कोई भी दो मैट्रिक्स देख के आप ऐसा नहीं बोल सकते, जैसा नॉर्मल नंबर में बोलते हैं ना कि आपने लिख दिया 3 into 5, तो 3 into 5 बराबर 5 into 3 हमेशा लिखते हैं नंबर के लिए। ठीक है, तो अपने नॉर्मल नंबर में लिख देते हैं, परंतु अवयवों में ऐसा होना जरूरी नहीं, हो भी सकता है परंतु होना आवश्यक नहीं होगा। कहीं भी दो मैट्रिक्स देख के हम ये नहीं बोल सकते कि ए को बी से गुणा करो या बी को ए से गुणा करो बराबर मिलेगा, जरूरी नहीं है। मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है, जनरली बराबर नहीं मिलता। जनरली तो परिभाषित भी होगा या नहीं होगा उसकी भी गारंटी नहीं है। हाँ, परिभाषित हो सकते हैं, ए बी और बी ए दोनों परिभाषित हो सकते हैं। कब? जब ए और बी दोनों समान कोटि के वर्ग अवयव हैं, दोनों स्क्वायर मैट्रिसेस हैं। दोनों अगर समान कोटि के स्क्वायर मैट्रिक्स हैं तब तो डिफाइंड तो होगा, ए बी और बी ए दोनों डिफाइंड होंगे, बट बराबर होंगे इसकी वहां भी गारंटी नहीं है। ठीक है,
तो ए बी बी ए जब तक आप फाइंड करके पता नहीं कर लो तब तक हम डायरेक्ट ए बी और बी ए को बराबर नहीं बोल सकते। इसीलिए मैं लिख रहा हूं जनरली ए बी नॉट इक्वल टू बी ए। जनरली ए बी और बी ए का मल्टीप्लिकेशन बराबर नहीं होगा, कभी कभी बराबर हो भी जाता है। ठीक, सेकेंड पॉइंट क्या लिखना है, मतलब इस नियम को क्या बोलते हैं हम, ए बी इक्वल टू बी या ए बी नॉट इक्वल टू बी, इस नियम का नाम क्या है, क्रम विनिमय। मतलब क्या बोलेंगे, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन क्रम विनिमय का पालन क्या बोलोगे, नहीं करता। ठीक है, तो क्रम विनिमय का पालन नहीं होता मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में। तो लिख सकते हैं ना, अवयवों का गुणनफल क्रम विनिमय का पालन नहीं करता। परंतु अगर आपने ऐसा लिख दिया, पहले बी और सी को गुणा किया, फिर एक को बी सी में मल्टीप्लाई कर दिया, ए बी सी ऐसे लिख दिया, या आपने एक ऐसी हरकत कर दी, पहले ए बी को मल्टीप्लाई कर लिया और फिर इसको सी के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो ए इंटू बी सी या ए बी इंटू सी, ये दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में बराबर मिलते हैं। मतलब इस नियम का नाम क्या होता है, साहचर्य नियम। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो साहचर्य नियम का पालन करता है, साहचर्य नियम का पालन करता है। ठीक है, हाँ, तो क्रम विनिमय का पालन नहीं होता परंतु साहचर्य नियम का पालन यह होता है। इसके अलावा कहीं अगर ये दे दिया गया है आपको ए बी बराबर 0, तो नॉर्मल अगर रियल नंबर होते, वास्तविक संख्याएं होती और ए बी बराबर 0 दिया होता, तो वो कब हो सकता है, दो संख्याओं का गुणा 0 कब हो सकता है, जब दोनों में से कम एक संख्या गुणा 0 हो। ठीक है, 0 के साथ किसी को गुणा करते हैं तभी 0 आता है ना। परंतु ध्यान रखने वाली बात यह है कि अवयवों का गुणनफल अगर 0 आ रहा है, ए और बी दो अवयव हैं और उनका गुणनफल 0 है, तो ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि या तो ए 0 हो या बी 0 हो, दोनों 0 नहीं है फिर भी उनका गुणनफल 0 आ सकता है। तो ये मतलब ध्यान देने वाली चीज है, वरना ये गलतियां करवा देगी और इन पे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं जो प्रॉपर्टीज लिखवा रहा हूं। तो प्रॉपर्टीज याद रखोगे ना, फायदे में रहोगे, काफी सारे डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर यहीं से आपको मिल जाएगा। तो ए बी बराबर 0, ये साइन किसका होता है, इंप्लाइज, मतलब अगर ये है तो ये होना भी जरूरी है। तो हम क्या लिख रहे हैं, डज नॉट एम्प्लाइज, मतलब ए बी बराबर 0 का ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि ए बराबर 0 हो या बी बराबर 0 हो, ऐसा लिखना जरूरी नहीं है। ठीक, क्योंकि दो नॉन जीरो मतलब अशून्य मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन भी शून्य मैट्रिक्स हो सकता है। जैसे मैंने एक छोटी सी मैट्रिक्स ये ले ली, ए बराबर ले लिया, ये ले लेता हूँ 1 0 0 1 या -1, कुछ भी ले लो, यहाँ कुछ, अब 1 आपको थोड़ा सा रहेगा सर, 1 कुछ और ले लेते हैं 1 की जगह, ये ले लिया 2 0 0 0। क्या ये शून्य मैट्रिक्स है, नहीं है ना, एक अवयव अशून्य है, मतलब ये अशून्य मैट्रिक्स है, इसको आप शून्य नहीं बोल सकते। तो अशून्य अवयव हो गया। बी मैट्रिक्स मैंने ले ली, बी मैट्रिक्स सपोज ऐसा ले लेता हूँ 0 0 0 -5, ये ले लिया। ठीक है, चलेगा, करके देखिए इन दोनों का गुणनफल। तो ए इंटू बी क्या मिलने वाला है आपको, कीजिए रो टू कॉलम, ऐसे ही करेंगे ना। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 0 कितना मिल गया, 0। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 2 इंटू 0 प्लस 0 इंटू -5, 0 प्लस 0 0। फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 0 0 0 0 कितना आएगा, 0 0। ठीक, फिर इधर दोनों 0 हैं तो इधर भी 0 इधर भी 0, मतलब फिर से 0 प्लस 0 0। कैसा मैट्रिक्स मिला आपको, सारे एलिमेंट मिल रहे हैं 0, मतलब शून्य अवयव आपको प्राप्त हो जाता है। तो ना तो ये मैट्रिक्स 0 मैट्रिक्स था, ना ये मैट्रिक्स 0 मैट्रिक्स था, फिर भी इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या मिल गया आपको, 0 मैट्रिक्स प्राप्त हो रहा है। तो दो नॉन जीरो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन भी 0 मैट्रिक्स मिल सकता है। दो अशून्य अवयवों का प्रोडक्ट भी आपको शून्य अवयव मिल सकता है। तो ये ध्यान रखना है, अगर ए बी बराबर 0 दे दिया तो डायरेक्ट हम आंसर ये नहीं लिख सकते कि ए बराबर 0 या बी बराबर 0 होना जरूरी है, ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। दोनों के दोनों अशून्य अवयव हैं तो भी उनका मल्टीप्लिकेशन आपको शून्य अवयव प्राप्त हो सकता है। क्लियर, तो ये ध्यान रखना है। इसके बाद पॉइंट नंबर 4 की अगर बात करते हैं, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में पॉइंट नंबर 4 में अगर ऐसा कुछ लिखा हुआ है, ए बी बराबर ए सी लिख दिया, तो भूल के भी आप ऐसा काम नहीं करोगे कि ए से ए को उड़ा दिया और लिख दिया कि हाँ ए बी बराबर ए सी है मतलब बी बराबर सी होना, तो बिल्कुल जरूरी है। ऐसा अपनी नॉर्मल संख्याओं में, वास्तविक संख्याओं में हो सकता है, अवयवों के लिए ऐसा होना जरूरी नहीं है। ठीक, तो ए बी बराबर ए सी दे दिया तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होगा कि बी बराबर सी होगा ही सही, ये ध्यान रख लेना। क्लियर, तो ये भी ध्यान रखना है, मतलब जब तक आप पूरी तरह से प्रूव ना कर दो तब तक ये चीज डायरेक्ट नहीं बोल सकते। ठीक, इसके अलावा पॉइंट नंबर 5 की अगर बात करोगे, तो कहीं अगर किसी भी मैट्रिक्स का स्क्वायर आपको करना है,
मतलब सपोज ए बी स्क्वायर से पहले मैं ए स्क्वायर या ए क्यूब भी बोल देता हूं, तो ए स्क्वायर अगर फाइंड करना है तो ए इंटू ए ही एक तरीका है, या ए की पावर आपको 5 भी फाइंड करनी है तो ए की पावर 5 फाइंड करने के लिए ए को 5 बार लिखना ही पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, यही तरीका है, डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं होगा, ये ध्यान रखना। ठीक, तो इसी क्रम में अगर ये लिख दिया जाए ए बी का स्क्वायर, ठीक है तो ये तो एक बीच में वैसे एक नॉर्मल सी चीज मैंने बता दी आपको, ये ध्यान रखना है। प्रॉपर्टी नंबर 5 में बात करता हूं, अगर ए बी का स्क्वायर लेना है तो ए बी स्क्वायर को लिखने का तरीका क्या होगा, ए बी ये एक आव्यूह है, ठीक है, ए बी कंप्लीट एक ही आव्यूह है, तो ए बी का स्क्वायर करना है मतलब ए बी को ए बी से मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। अगर ए बी के स्क्वायर को आपने डायरेक्ट लिख दिया ए स्क्वायर बी स्क्वायर तो ये सरासर गलत बात हो जाएगी, इसे एग्जामिनर बर्दाश्त नहीं करेगा और आपको पॉजिटिव की जगह नेगेटिव नंबर टिका देगा। ठीक, तो ध्यान रखना है ए बी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर के बिल्कुल भी इक्वल नहीं होता, तो ये बराबर नहीं होगा। जब भी ए बी स्क्वायर ज्ञात करना है ए बी इंटू ए बी करना पड़ेगा, फिर जो भी नियम विरुद्ध कार्रवाई होगी वो कार्रवाई हम करेंगे, नियम से इसे सॉल्व किया जाएगा पूरा। ठीक है, हाँ, 6th पॉइंट में आपको ध्यान रखना है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए और बी क्या है, आव्यूह है, ये ध्यान रखना, ए और बी संख्याएं नहीं है, ए और बी दो आव्यूह दे रखे हैं। ठीक, तो ए और बी दो समान कोटि के आव्यूह अगर दे रखे हैं तो ए प्लस बी का जो स्क्वायर होगा वो क्या लिखेंगे हम, अब ए प्लस बी का स्क्वायर है मतलब इसको भी लिखने का तरीका यही है, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, यही आपको करना पड़ेगा। और ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी अगर आप फाइंड करते हो तो नॉर्मली जैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं ना वैसे मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करूंगा, ए को ए से मल्टीप्लाई करते हैं तो पहले ही बता दिया ए इंटू ए कितना होता है, ए स्क्वायर होता है, तो ए को ए से मल्टीप्लाई करोगे तो डेफिनेटली ए स्क्वायर तो मिलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इधर ए को बी से मल्टीप्लाई किया तो इसे ए बी ही लिखा जाएगा। ठीक, फिर b को a से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो b को a से मल्टीप्लाई करोगे तो इसे बी ए ही लिखा जाएगा, और b को b से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा b स्क्वायर। परंतु यदि आपने इसे डायरेक्ट a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर इस तरह लिख दिया तो आप सरासर फिर से कोई गलत बात कर रहे हो। ठीक है, और गलत चीज यहां बर्दाश्त नहीं होगी, पॉजिटिव को नेगेटिव बना देगी, वो भी ध्यान रखना। ठीक है, तो a प्लस बी होल स्क्वायर आपकी वास्तविक संख्याओं में यही सूत्र होता है, परंतु दो आव्यूहों के लिए यह सूत्र काम नहीं करेगा। दो आव्यूहों के लिए a प्लस बी स्क्वायर ज्ञात करना है तो आपको इसी तरीके से करना पड़ेगा, क्योंकि ए बी बराबर बी ए नहीं होता, सीधे से बात समझ में आ रही होगी। तो ए बी बराबर बी ए अगर नहीं है मतलब ए बी को ए बी लिखना पड़ेगा, बी ए को बी ए लिखना पड़ेगा, इस टर्म को आप 2ab नहीं लिख सकते, बस ये ध्यान रख लो। ठीक, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि इस पे भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, फॉर्मूला दे दिया और पहले ही ऑप्शन में ये टिका दिया। अब आपके दिमाग में वही चलता रहता है ना, a प्लस बी होल स्क्वायर, वाह मजा आ गया बिल्कुल, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, पहला ऑप्शन टिक किया, खुश हो गए कि आज तो पूरे 4 नंबर मिल गए। बट बेटा उसमें ध्यान रखना 4 नंबर नहीं, आपको -1 मिला है। ठीक, तो पॉजिटिव को नेगेटिव नहीं बनाना है, बस ये छोटी मोटी चीजें याद रखनी है कि यह ए बी बराबर बी ए नहीं मिलता आव्यूहों में, इसलिए हम डायरेक्ट ए प्लस बी का होल स्क्वायर का कोई फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, पूरा एक्सपेंड करेंगे, वो ये मिलेगा। ठीक, तो जैसे ए प्लस बी होल स्क्वायर है वैसे ही ए माइनस बी होल स्क्वायर में भी डायरेक्ट फॉर्मूला काम नहीं करेगा, उतना तो खैर अंडरस्टैंडिंग है आप में। अपने विद्यार्थियों पर इतना भरोसा तो मुझे हमेशा रहता है कि अगर माइनस होगा तो भी आप यहाँ माइनस नहीं लगाओगे, मतलब अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर कहीं अगर फाइंड करना है तो क्या करोगे, a माइनस बी को a माइनस बी से गुणा करेंगे, और a माइनस बी को a माइनस बी से गुणा करने से जो प्राप्त होगा आपको a स्क्वायर माइनस ए बी फिर माइनस बी ए फिर प्लस बी स्क्वायर, ये प्राप्त होगा। क्लियर है? और इसी क्रम में जितने भी फॉर्मूले आपने लिखे हुए हैं ना, मतलब बचपन में जितने भी फॉर्मूले आपने पढ़े हुए हैं वही बचपन की यादें अगर याद करनी है तो यहाँ लिख सकते हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको अगर लिखना है, या ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये क्या बनेगा, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी को क्या लिखोगे, डायरेक्ट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखने से पहले 10 बार आपको सोचना है। ठीक है, एक्सपेंड करके पहले मल्टीप्लाई करके देख लो, तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर, नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन चल रहा है भाई, ए स्क्वायर फिर प्लस ए बी, आगे माइनस बी ए, और फिर क्या आ जाएगा माइनस बी स्क्वायर, माइनस बी स्क्वायर। क्लियर? हाँ, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए बी माइनस बी आ रहा है, तो ए बी से बी ए कट सकता है क्या, नहीं कट सकता, ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, फिर से वही फंडा आ रहा है, तो यह ए बी से बी ए को आप कैंसिल नहीं कर सकते। नॉर्मल संख्याओं में ये दोनों बराबर होते हैं इसलिए कट जाते हैं और आंसर आ जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
आव्यूहों के केस में a माइनस बी इंटू ए प्लस बी अगर फाइंड करना है तो ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस बी ए माइनस बी स्क्वायर पूरा कंप्लीट फाइंड करना पड़ेगा। डायरेक्ट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर दिया तो मतलब फिर तो वही चीज है, बोलने की जरूरत नहीं है, पॉजिटिव को नेगेटिव बना लोगे। क्लियर? तो हमें पॉजिटिविटी के साथ रहना है, पॉजिटिव लेके आओगे तभी सिलेक्शन होगा, नेगेटिव से सिलेक्शन क्या मतलब कहीं दिखोगे भी नहीं दूर दूर तक, वो ध्यान रखना। तो छोटी मोटी बातें हैं बस कि डायरेक्ट मतलब बचपन से जो आदतें पड़ी हुई अपनी कि यहाँ सबको संख्याएं मान के कर देते हैं, आव्यूहों में वो सारे रूल अप्लाई नहीं होंगे। मतलब ए बी स्क्वायर को आप ए स्क्वायर बी स्क्वायर नहीं लिख सकते तो नहीं लिख सकते, ए बी स्क्वायर को ए बी इंटू ए बी ही लिख सकते हो। ए प्लस बी स्क्वायर डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगेगा, पूरा ए प्लस बी को ए प्लस बी से मल्टीप्लाई करके एक्सपेंड करना पड़ेगा। उसी तरह ए माइनस बी स्क्वायर या ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, इसको भी आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और जब गुणा करोगे तो फाइनली ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस बी ए माइनस बी स्क्वायर, ये पूरी टर्म मिलती है, यही लिखनी पड़ेगी। क्लियर? हाँ, तो यहां तक का सीन क्लियर हुआ होगा, यहां तक की पिक्चर समझ में आ चुकी होगी कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में किया क्या क्या है। सबसे पहले कंडीशन की बात की थी, कंडीशन आपको याद होनी चाहिए। दूसरी चीज मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का प्रोसीजर क्लियर हुआ था कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करते कैसे हैं। और तीसरी चीज इसके गुणधर्म या प्रॉपर्टीज, कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है, वो सारी प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस की है, ये सारी समझ में आ गई होगी। क्लियर? तो यहां तक की बातें आ चुकी है पूरी समझ में, बढ़े आगे। हाँ, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में इतनी बात की है, दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना आपको आ गया, प्रॉपर्टीज आपको पता लग गई सारी। ठीक है, थोड़ा सा और आगे बढ़ता है। अगर कोई वर्ग आव्यूह आपको दे रखा है, ठीक है, तो कोई भी वर्ग आव्यूह एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को हमेशा फॉलो करता है, उसकी हम बात करने वाले हैं। तो यह लिख लेते हैं, मतलब नेक्स्ट पॉइंट नोट डाल के लिख लेना, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लिखने जा रहे हैं जिसपे काफी सारे प्रश्न बार बार घूम फिर के आते रहते हैं। ठीक, वैसे लिख लो। नोट लिख रहे हैं हम, किसी वर्ग आव्यूह किसी वर्ग आव्यूह ए के लिए डिटर्मिनेंट ए माइनस लैम्डा आई बराबर 0 सदैव संतुष्ट होती हैं, सदैव लागू होता है। हाँ, तो ये है आपका, मतलब इस रूल की अगर बात करोगे तो ये रूल होता है हैमिल्टन रूल, लिख लेते हैं। तो कोई भी वर्ग आव्यूह ए अगर दे रखा है तो किसी भी वर्ग आव्यूह ए के लिए डिटर्मिनेंट ए माइनस लैम्डा आई बराबर 0 हमेशा लागू होता है, हमेशा लागू होता है। मतलब कोई भी डिटर्मिनेंट ए अगर आपको दे दिया, कोई भी आव्यूह ए, सपोज आव्यूह ए ले लिया मैंने कुछ इस तरह का, ये आव्यूह ए आपने ले लिया 2 3 -1 0, ये ले लेते हैं सिंपल सा। ठीक, हाँ, ये आव्यूह दे रखा है, तो अगर आप इस आव्यूह के लिए डिटर्मिनेंट a माइनस लैम्डा आई बराबर 0 कर दोगे, a माइनस लैम्डा आई के सारणिक का मान 0 कर दोगे, तो ये चीज किसी भी वर्ग आव्यूह पे हमेशा अप्लाई होती है। मतलब क्या लिखेंगे यहाँ, हमें क्या लिखना है, a माइनस लैम्डा आई लिखना है। तो पहले मैंने लिख लिया a माइनस लैम्डा आई। a माइनस लैम्डा आई का मतलब क्या हुआ, a मैट्रिक्स लिखा हुआ है 2 3 -1 0 और माइनस लैम्डा आई क्या था, तत्समक मैट्रिक्स, तो तत्समक आव्यूह के सारे अवयवों को लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये लैम्डा आई क्या हो जाएगा, लैम्डा 0 0 लैम्डा, यही होता है। मतलब सीधी सी बात है, अगर a माइनस लैम्डा आई आप लिखने में इंटरेस्टेड हो, लिखने के इच्छुक हो, तो क्या करोगे आप, केवल इसके जो मुख्य विकर्ण के एलिमेंट है इनमें से माइनस लैम्डा कर दो। तो a माइनस लैम्डा आई लिखने का तरीका क्या है, केवल मुख्य विकर्णों में से माइनस लैम्डा करना है। तो वही मिलेगा, इधर 2 माइनस लैम्डा मिल गया, ये जो था वही रहेगा, इधर -1 ऐसा का ऐसा रहेगा और इधर 0 माइनस लैम्डा, मतलब माइनस लैम्डा आ जाएगा। तो क्या किया, सिर्फ मुख्य विकर्ण के एलिमेंट में से माइनस लैम्डा, बाकी सब एज इट इज। अब क्या करना है, इसका सारणिक का मान डिटर्मिनेंट a माइनस लैम्डा आई, इसका सारणिक का मान कितना आना चाहिए, 0 आ जाना चाहिए, 0 आ जाना चाहिए। हाँ, तो a माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट, मतलब इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करें, क्या आएगा इसका सारणिक, 2 माइनस लैम्डा इंटू माइनस लैम्डा, मतलब माइनस लैम्डा इंटू 2 माइनस लैम्डा माइनस, अब ये ठीक है, हाँ, इधर क्या आ जाएगा,
इसका सारणिक ले रहे हैं ना बस, तो माइनस लेमडा इंटू 2 माइनस लेमडा प्लस 3 हो जाएगा, प्लस 3 इक्वल टू 0 मिल गया। तो यहां से लैम्डा में क्या बनेगी, एक द्विघात बन जाएगी। तो क्या बन रही है यहां से, लैम्डा स्क्वायर माइनस 2 लैम्डा प्लस 3 बराबर 0। आप क्या बोल रहे हैं, कोई भी वर्ग आव्यूह सदैव इस समीकरण को संतुष्ट करता है, हमेशा इस समीकरण को संतुष्ट करता है। मतलब ये समीकरण ही है ना आपका, हाँ, मतलब या लैम्डा की जगह अगर आप ए रख देते हो तो इसको कोई आपत्ति नहीं होगी, ये सहर्ष स्वीकार करेगा उसे। ठीक है, संतुष्ट करने का मतलब वही है ना कि जो भी मान रख देते हो वो मान सहर्ष स्वीकार है, मतलब वो मान रखोगे तो ये समीकरण 0 हो जाएगा, LHS बराबर RHS हमारे हमेशा आएगा। तो अगर कोई वर्ग आव्यूह ए इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब यह लैम्डा की जगह अगर आप ए रख दोगे तो भी इसको किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं होगी, ये सहर्ष लैम्डा की जगह ए आ जाएगा और ये समीकरण सदैव संतुष्ट होगा। तो ए स्क्वायर माइनस 2a प्लस 3 बराबर 0, इस तरह का एक ए में द्विघात समीकरण आपको प्राप्त हो जाता है। तो जहां भी इस तरह के आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं, ए में कोई द्विघात है, उसमें किसी का मान पूछ लिया, मतलब ये क्वेश्चन कैसे आएगा आपके पास, प्रैक्टिस सेशन में काफी सारे क्वेश्चन इस पे बेस्ड लेने वाले हम, तो अपने आप पता लग जाएगा। आपको सपोज ये दे दिया जाता किसी वर्ग आव्यूह ए बराबर 2 3 माइनस 1 0 के लिए ए स्क्वायर माइनस एक्स ए प्लस वाई आई बराबर 0, तो x व y का मान बताइए। क्या बताओगे x का मान, या प्लस x कर देता, चलो हाँ, x का मान अगर ये होता वर्ग आव्यूह a के लिए ये संतुष्ट होती है, तो x और y का मान, तो अगर आपको हैमिल्टन रूल पता है, आपने डायरेक्ट डिटरमिनेंट a माइनस लेमडा i बराबर 0 करके एक द्विघात बना ली a में, तो a में जब भी द्विघात दे रखी है मतलब आपको हैमिल्टन रूल ही लगाना है, सबसे कम स्टेप में सबसे जल्द कम टाइम में आप आंसर दे पाओगे। तो यहां से पता लग रहा है ना, x बराबर कितना आ गया आपके पास, -2 आ गया, और y बराबर कितना आ गया, ये सारे मैट्रिक्स का प्लस माइनस है ना, मतलब यहां भी +3 का कोई औचित्य नहीं है, 3 के साथ i लगा हुआ है, 3i है वो, मैट्रिक्स के साथ कोई नंबर प्लस नहीं होता, मैट्रिक्स में मैट्रिक्स ही प्लस माइनस हो सकता है ना। तो जब इधर a स्क्वायर माइनस 2 एक मैट्रिक्स है तो यहां भी 3i मैट्रिक्स है, वो ध्यान रखना। तो yi लिखा हुआ है, मतलब ये कांस्टेंट की बात कर रहा है। तो ये क्या हो गया, x बराबर -2 और y बराबर कितना मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे काफी सारे, अपने PSS में देख लेंगे, प्रैक्टिस सेशन में क्वेश्चन काफी सारे लिए हैं मैंने इस तरह के, वो आ जाएंगे अपने आप। ठीक, तो कैसे करना है इस तरह के प्रश्न, वो चीज समझ में आई होगी। और ये रूल अप्लाई कैसे करते हैं, सीधा सा डायगोनल एलिमेंट में से माइनस लेमडा करना है और इसका सारणिक बराबर 0 करना है। तो अगर 3 × 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स लेता तो क्या मिलता मुझे, एक क्यूबिक मिल जाती, घात 3 की इक्वेशन मिलती ना, तो त्रिघात समीकरण प्राप्त हो जाती है में। तो ए में त्रिघात दे रखी है, 3 × 3 का कोटि का एक मैट्रिक्स दे दिया, और त्रिघात दे रखी है, उस त्रिघात में ऐसे कुछ लिख दिया, एक्स वाई लैम्डा अल्फा कुछ लिख दिया, उनका मान पूछ लिया। तो वहां त्रिघात कैसे मिलेगी, एक वर्ग आव्यूह ए दे रखा है, उसके लिए त्रिघात बनानी है ए में, तो ए में त्रिघात समीकरण कैसे मिलेगी, वही काम करना है भाई आपको। जो मुख्य विकर्ण है, मुख्य विकर्ण के सारे अवयवों में से माइनस लेमडा कर दो और उसका सारणिक का मान बराबर 0 कर दो, तो त्रिघात समीकरण प्राप्त होगी। उसमें लेमडा की जगह ए रख दोगे तो ए में त्रिघात मिल जाएगी, जो भी पूछे उसका उत्तर आप आसानी से दे दोगे। क्लियर, हाँ, तो ये चीज याद रखनी है। अभी तक क्या बात की हमने, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। क्लियर, तो एक तरीका तो इसको मतलब यही क्वेश्चन होता कि वर्ग आव्यूह ए के लिए एक्स और वाई ज्ञात करने, ये समीकरण दे दिया। तो एक तरीका तो क्या था आपके पास, आप ए स्क्वायर निकालते हैं, मतलब ए को ए से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर ए को एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं, वाई को मतलब जो भी है वाई को आई से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर सबको प्लस करके एक मैट्रिक्स लिखते हैं, फिर उसको शून्य मैट्रिक्स के बराबर करते हैं, फिर समीकरण बनाते हैं, उन समीकरणों से एक्स और वाई का मान ज्ञात करते हैं। या डायरेक्ट आपने इतना सा काम कर दिया कि मुख्य विकर्ण से माइनस लेमडा करके सारणिक का मान लिखा, अपने आप आपको द्विघात त्रिघात जो भी है सब प्राप्त हो जाएगी। क्लियर हो जाएंगे इसमें के प्रश्न भी। ठीक है, तो करेंगे अभी आगे प्रश्न, सारी प्रैक्टिस हो जाएगी बहुत अच्छे से। तो फिलहाल याद रख लो बस करते कैसे।